तो अपन लेंस स्टार्ट करेंगे, और लेंस में जो अपने कोर्स में जिन लेंसेज की स्टडी है दोज आर थिन लेंसेज। कभी थिक लेंस हुआ तो क्या होगा वो बाद में बात करेंगे, है ना। थिक लेंस का वैसे क्वेश्चन आता ही नहीं है, कभी आया तो थिक लेंस का मतलब क्या है वो बाद में बताऊंगा, पहले अपन भी थिन लेंसेज को ही डिस्कस करेंगे। तो थिन लेंसेज को डिस्कस करने से पहले अपने को ये जानना चाहिए कि लेंस क्या होता है ना, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेंस, है ना। तो कहते हैं कि इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, it is a transparent medium surrounded by या बाउंड बाय, एक ही बात है, सराउंडेड बाय या बाउंड बाय, बाउंड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से बाउंड हो, टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस of which among या of which at least one is curved, at least one is curved, दोनों भी कर्व हो सकते हैं या कम से कम एक कर्व होना चाहिए, दोनों प्लेन नहीं हो सकते, है ना। तो इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम सराउंडेड बाय टू रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस ऑफ व्हिच एट लीस्ट वन इज कर्व्ड। द बाउंडेड मीडियम is different from surrounding medium, बाउंडेड मीडियम जो होता है वो सराउंडिंग मीडियम से डिफरेंट होता है। मतलब अगर ग्लास का लेंस है तो दोनों तरफ ग्लास नहीं होने चाहिए, वाटर हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकती है, एयर हो सकता है, बट जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के बीच का बाउंड मीडियम है, सराउंडिंग मीडियम उससे डिफरेंट होना चाहिए, है ना? तो ये लेंस की बेसिक डेफिनेशन है। अपने केस कोर्स में स्फेरिकल शेप के लेंसेज ही हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने कोर्स के अकॉर्डिंग जो लेंस बेसिक टाइप के होते हैं वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अपन ने बचपन से सीख भी रखा है, पता नहीं कितनी बार सीख रखा है, बट फिर भी इनके नाम अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे, है ना। ये इसकी रेडियस R1 मान लेते हैं, इसकी रेडियस R2 मान लेते हैं, है ना। इसको अपन बोलते हैं बाय कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? बाय कॉन्वेक्स लेंस। बाय कॉन्वेक्स का मतलब जिसके दोनों सरफेस कॉन्वेक्स हो, है ना। अच्छा, अगर इसमें R1 इक्वल टू R2 हो जाए, अगर R1 और R2 दोनों कॉन्वेक्स सरफेसेस के रेडियस और कर्वेचर इक्वल हो जाए तो इसी को अपन इक्वी कॉन्वेक्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इक्वी कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब बाहर आता हुआ, तो अगर दोनों सरफेसेस कॉन्वेक्स हो, R1 R2 है तो उसे बाई कॉन्वेक्स लेंस बोल देते हैं। अगर दोनों इक्वल हो जाए तो वो इक्वी कॉन्वेक्स। इसका नाम देते हैं बेटा प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब इसकी रेडियस कुछ R होगी, है ना, और ये प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस की रेडियस इनफाइनाइट होती है। और इसको बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स। वापस इसकी रेडियस कुछ R1 है, इसकी रेडियस कुछ R2। इसी तरह कॉनकेव में आएगी, पहली आती है बाय कॉनकेव। बाय कॉनकेव, बाय कॉनकेव मतलब दोनों सरफेसेस कॉनकेव है ना। ये कुछ R1 है और ये कुछ R2 है। और वापस अगर R1 इक्वल टू R2 हो गया, R1 इक्वल टू R2, तो ये आ जाएगा इक्वी कॉनकेव। क्या आ जाएगा? इक्वी कॉनकेव। प्लेनो कॉनकेव, एक प्लेन सरफेस और एक कॉनकेव सरफेस, दिस इज प्लेनो कॉनकेव। और अगला है कॉन्वेक्सो कॉनकेव, मतलब एक सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स है और दूसरी सरफेस जो है वो कॉनकेव है। कोई ये नहीं पूछेगा सर कैसे पहचानेंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। कॉन्वेक्सो कॉनकेव हो या कॉनकेवो कॉन्वेक्स हो, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, है ना। जनरली ये इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, ठीक।
ये बेसिक टाइप के लेंसेज है, ये अपन लिखेंगे, बट तुम्हें मैं एक काम की बात बता रहा हूँ जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में यूज होता है, ध्यान से देखना। ये मैं कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस है ना, एक ही पॉइंट से दो रेडियस स्टार्ट हुई, ये मान लो R1 है और ये मान लो R2 है ना। बेटा ये फिक्स है, इसमें बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा है, R1 ज्यादा है या R2 ज्यादा है? क्या ये फिक्स है या कोई भी ज्यादा हो सकती है? मैं कह रहा हूँ ये इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच है, कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी? ये फिक्स है कि कौन सी ज्यादा है, अंदर वाली या बाहर वाली, या फिर डिपेंड करेगा वैल्यूज पे? कौन सी ज्यादा है बताओ, R1 R2 में कौन सी रेडियस ज्यादा है? रेडियस 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 रेडियस। ज्यादातर लोग R2 कह रहे हैं, कुछ लोगों ने R1 कहा है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, R1 वाले बहुत ज्यादा है, डिपेंड करेगा, नहीं फिक्स है यहाँ पे। सुनो ध्यान से, इसको बताने का एक सिंपल तरीका है, मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, आप खुद ही बता दोगे। मान लो ये दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स के बीच एक कर्व ये दिया हुआ है, और इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच एक कर्व ये दिया हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों का के लिए कौन सा पाथ ज्यादा कर्व्ड है ना, अगर आपसे मैं कहूं कि इन दोनों के लिए कौन सा पाथ ज्यादा कर्व्ड है, इसी डायग्राम बना देता हूं, तो दोनों का जरा सर्कल कंप्लीट करो। सोच के देखो, ये मैंने इसका सर्कल कंप्लीट किया, ये इसको मैं अगर 1 कहूँ, इसको मैं 2 कहूँ, तो ये मैंने 1 का सर्कल कंप्लीट किया और ये मैंने 2 का सर्कल कंप्लीट किया। बेटा 1 का पार्ट छोटा है तो उसका सर्कल ज्यादा लार्ज आएगा, और 2 का पार्ट लार्ज है तो उसका सर्कल छोटा आएगा। एक मेथड ये है सोचने का। दूसरा मेथड सोच के देखो बेटा, एक सिंपल सा फिजिकल एग्जांपल, कि आपको ना इस पॉइंट से इस पॉइंट, जो दोनों फिक्स पॉइंट्स हैं, इनके बीच आपको साइकिल चलानी है। क्या चलानी है आपको? साइकिल चलानी है। तो आपको कौन से पाथ आपको ज्यादा कर्व फील होगा? कर्व ज्यादा कौन फील होता है? देखो ध्यान से, अगर आपको मैं कहूँ आपको इन दोनों पाथ पे साइकिल चलानी है, तो आपको कौन सा पाथ ज्यादा कर्व फील होगा? फील करके देखो, कौन सा पाथ 1 या 2 में से आपको कौन सा पाथ ज्यादा कर्व फील होगा? 2 वाला। जिसने 1 लिखा है उसने शायद साइकिल नहीं चलाई है कभी ज्यादा, है ना। जिसने भी आंसर 1 लिखा है उसने शायद ज्यादा साइकिल नहीं चलाई है कभी, है ना। तो 2 वाला ज्यादा कर्व फील होगा, है ना। तो इसका मतलब 2, और जिस जो ज्यादा कर्व होता है उसकी रेडियस कम होती है, जो ज्यादा कर्व होता है उसकी रेडियस कम होती है। जो कर्वेचर होता है ना, कर्वेचर, कर्वेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस, है ना। तो आप कह सकते हो कि 2 इज मोर कर्व्ड, 2 इज मोर कर्व, तो इसका मतलब देन 1, दो जो है वो 1 से ज्यादा कर्व्ड है, इसलिए जो R1 की जिसकी कर्वेचर ज्यादा उसकी रेडियस कम, इसका मतलब R2 जो है वो R1 से कम होगी हमेशा। इस डायग्राम में ये जो अंदर वाले, ऐसे दोनों की वैल्यूज लिख के दी होती है, बट कभी हो सकता है ना आपको ऐसा दे दें कि कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस है, ये कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी रेडियस 10 और 20 है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा 10 है और कौन सा 20 है। एक मेथड ये है, दूसरा मेथड मैंने आपको सर्कल ड्रॉ करके दिखा दिया, है ना, कि इसका सर्कल लार्ज बनेगा, इसका सर्कल कंप्लीटली छोटा बनेगा, इस पॉइंट से वो डाइवर्ज होंगे एक तरीके से। ठीक है, तो ये फिक्स है, इस जो डायग्राम मैंने बनाया है इसमें R2 कम है और R1 ज्यादा है। ठीक, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलें। ठीक है, आई होप सबने लिख लिया होगा। तो ये अपन ने बेसिक सीखी है लेंस की डेफिनेशन। अब अपन कुछ बेसिक डेफिनेशन सीखेंगे लेंस पे बेस्ड, मतलब लेंस के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें, कुछ बेसिक टर्म्स हैं, फिर अपन लेंस की फोकल लेंथ पे आएंगे, है ना। सबसे पहला जो टर्म आता है लेंस पे बेस्ड, वो आता है लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। क्या आता है? लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, है ना।
it is the point through which light ray passes undeviated. ये वो पॉइंट है जिसके थ्रू लाइट रे अनडेविएटेड पास हो जाती है एक लेंस से। लेंस के अंदर लेंस के लिए ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होता है जिससे अगर मैं लाइट रे को लेंस से पास कराऊं तो वो अनडेविएटेड, जैसे ये है ना एक ऑप्टिकल सेंटर, तो यहाँ से लाइट रे अनडेविएटेड पास हो जाएगी। अगर मैं इस लेंस की बात करूं, कोई भी लेंस हो सकता है ना, उससे अगर लाइट रे उस पॉइंट से अनडेविएटेड पास हो रही है तो इसको अपन कहते हैं ये ऑप्टिकल सेंटर है लेंस का, इसको ओ होता है। एंड इट इज ट्रीटेड एज ऑरिजिन, इट इज ट्रीटेड एज ऑरिजिन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो ऑप्टिकल सेंटर है इसको अपन ऑरिजिन की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये पहली डेफिनेशन है ऑप्टिकल सेंटर की। सेकेंड डेफिनेशन में 2-3 लिख देना फिर एक साथ लिखेंगे। सेकेंड है अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्वियस सी बात है, कर्व सरफेस होती है तो उसका सेंटर होगा, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं डायग्राम में दिखा दूंगा तो आप समझ जाओगे। ये मान लो रेडियस r1 है और ये रेडियस r2 है। तो रेडियस r1 के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा वो इधर आएगा और रेडियस r2 के लिए जो आएगा वो इधर आएगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है, कॉनकेव साइड में आता है ये सेंटर, है ना। यही अगर कॉनकेव वाला लेंस हुआ, है ना, इसकी रेडियस वापस r1 और इसकी रेडियस आती है r2, तो r1 का सेंटर इधर आएगा और r2 के कोरेस्पॉन्डिंग सेंटर इधर आएगा, तो दीज आर द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। और इस पे बेस्ड जो एक डेफिनेशन है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज लाइन joining C1 and C2। ये क्या होता है? C1 और C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे कि कहीं भी अपनी होती है तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि दोनों लेंस के जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं उसको ज्वाइन करने वाली लाइन है और ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। दिस लाइन विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, है ना। तो ये अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस की बेसिक सी डेफिनेशन। एक डेफिनेशन और आती है, वो होती है एपर्चर की, जो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कई बार। एपर्चर, देखो बेटा एक चीज तो क्या है ना, अगर आप समझो तो लेंस आपको दिखता तो ऐसा है। अगर मैं बाई कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं तो लेंस को अपन डायग्राम में तो ऐसा बनाते हैं, बट अगर आपने लेंस एक्चुअल में देखा है तो आपको ये पता होगा कि ये उसका साइड व्यू है। ये कौन सा व्यू है लेंस का? साइड व्यू। साइड से देखते हैं तो ऐसा दिखता है, एक्चुअली में वो तो एक ऐसा डिस्क सा दिखता है। सबने मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह देखा होगा जिसकी अपर सरफेस थोड़ी सी कर्व होती है और लोअर सरफेस थोड़ी सी कर्व होती है, ये उसका फ्रंट व्यू है ना। ये क्या है? उसका फ्रंट व्यू। मतलब एक ऐसा, दोनों हाथों को मैं ऐसा मिला दूं, मतलब मुझे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो आपको ये वाला व्यू दिखता है। एक्चुअल में तो कुछ ऐसा है ना, एक पार्ट इधर निकला हुआ है, एक पार्ट इधर निकला हुआ है। हमें साइड व्यू में ऐसा ड्रॉ कर रहे होते हैं ताकि हम उसकी रेडियस को दिखा पाए। तो फ्रंट व्यू से तो वो एक गोल दिखेगा, सर्कल जैसा, है ना। ठीक, तो ये जो फ्रंट व्यू आपको लेंस का दिख रहा है ना, इस फ्रंट व्यू के अंदर जो ये इफेक्टिव डायमीटर है ना जिससे लाइट रे लेंस में रिसीव होगी, this is diameter is known as aperture, this diameter is known as aperture, है ना। तो अगर मैं पूछूं कि इसका एरिया कितना आएगा, है ना, एरिया, अगर एपर्चर को मैं ऐसा d से लिख दूं, तो अगर मैं पूछूं कि एरिया which receives light, लेंस का कितना एरिया लाइट को रिसीव करेगा, तो आप कहोगे वो आएगा सर पाई, ये पूरा सर्कल का एरिया d²/4। कितना आएगा? पाई d²/4। तो ये अपर्चर इंपॉर्टेंट है कि लेंस का जो इफेक्टिव डायमीटर है जो आपको दिख रहा है वो कितना है, एंड जो
एरिया लाइट रिसीव करेगा लेंस का, दैट इज पाई डी स्क्वायर बाय 4। और आगे अपन एक चीज सीखेंगे भी, वैसे अपने इंटेंसिटी का मतलब होता है जितनी एनर्जी लेंस में आती है। तो जो इंटेंसिटी मिलेगी ना अपने को, इंटेंसिटी ऑफ इमेज, इंटेंसिटी ऑफ इमेज, इमेज जो बनेगी उसकी इंटेंसिटी, भाई जरा सोच के देखो, इमेज क्या है, मतलब वहां पे लाइट रेज या लाइट एनर्जी मिल रही है और हमें दिख रही है। तो जितनी ज्यादा लाइट आएगी उतनी शार्प इमेज दिखेगी, जितनी कम लाइट आएगी उतनी डल इमेज दिखेगी। तो जो इंटेंसिटी ऑफ इमेज होता है ना, वो इसी एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। जो एरिया जिससे लाइट रिसीव हो रही है, भाई ज्यादा एरिया है तो ज्यादा लाइट रिसीव होगी, कम एरिया है तो कम लाइट रिसीव। आपने देखा होगा जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होते हैं वो सामने से बहुत वाइड होता है। क्यों होता है? ताकि वो ज्यादा ज्यादा लाइट रे को कैप्चर कर पाए, है ना। तो जितना ज्यादा एपर्चर होगा उतनी ज्यादा लाइट रे को वो रिसीव कर सकता है, तो उतनी इंटेंस इमेज वो बना सकता है। इंपॉर्टेंट तो ये बात है कि इंटेंसिटी ऑफ इमेज जो होती है वो एरिया के प्रोपोर्शनल होती है ना। कई बार इसको ऐसा भी लिख देते हैं कि ये एपर्चर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। अगर नॉर्मल केसेस में लिया जाए, तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि एरिया डी स्क्वायर बाय 4 है, तो कहते हैं कि इंटेंसिटी एक्चुअली में तो एरिया के प्रोपोर्शनल होगी। बट अगर ये सिंपल सा रिलेशन है, दो लेंस कंपेयर करने को कहा जाए, तो अपन ये भी कह सकते हैं कि एपर्चर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ जो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है इस एपर्चर पे बेस्ड। वहां पे एरिया, एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरी बात। कि आपसे कहा गया ना कि एक लेंस था, है ना, इसका एपर्चर कुछ डी था, है ना, और जो इमेज की इंटेंसिटी थी, इमेज इंटेंसिटी, ध्यान से सुनना ना, वो आई थी। अब क्या किया गया ना, इसके सेंट्रल पोर्शन को, आधे सेंट्रल पोर्शन को एक ब्लैक पेपर से ढक दिया गया। इस रीजन को एक ब्लैक पेपर से ढक दिया गया। ये ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर। और कितनी डिस्टेंस को ढक दिया गया बेटा? dy2 को, dy2 डायमीटर को ब्लैक पेपर से ढक दिया गया। तो आपसे पूछा गया इंटेंसिटी ऑफ इमेज, इंटेंसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू, देखना ध्यान से, मैंने क्या कहा, एरिया इंपॉर्टेंट है ना। दो लेंस कंपेयर करने हो तब तो एपर्चर स्क्वायर से काम हो जाता है। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ अभी, है ना, रुक जाओ, है ना। दो लेंस कंपेयर करने होते हैं ना, कि एक लेंस है डी वाला, एक लेंस है dy2 वाला, है ना, तो अपन बिल्कुल कहते हैं एपर्चर। लेकिन यहाँ एरिया इंपॉर्टेंट है, इसका एरिया मैं निकालूं, इसका एरिया जो लाइट, जिससे लाइट पास होगी, वो क्या आएगा, पाई डी स्क्वायर बाय 4। इसका जो ट्रांसपेरेंट एरिया बच गया पूरा, वो कितना है, पाई डी स्क्वायर बाय 4। और बेटा इसका एरिया मैं निकालूं ए डैश, तो ये आएगा पाई डी स्क्वायर बाय 4 माइनस जितना एरिया ढक दिया, पाई डी बाय 2 स्क्वायर बाय 4, है ना। जब इसको आप माइनस करोगे तो वो बचेगा आपका, अगर इस एरिया को आप ए मान रहे हो ना, तो इसका आएगा वो 3 पाई डी स्क्वायर बाय 16। कितना आएगा वो, 3 पाई डी स्क्वायर बाय 16। मतलब इस एरिया को अगर आप ए मान रहे हो, तो ये एरिया आएगा 3a/4। क्या आएगा, 3a/4। इसका मतलब इंटेंसिटी 3i/4 टाइम्स हो जाएगी। कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला, है ना। और इस एरिया को मैं सीधा पाई आर स्क्वायर नहीं लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा पाई डी स्क्वायर बाय 4 माइनस पाई डी बाय 2 स्क्वायर बाय 4। माइनस करेंगे, माइनस करके ये बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर एक ही लेंस के बीच वाले पार्ट को पेंट कर रहे हैं या उसको कट कर रहे हैं, तो सीधा एपर्चर स्क्वायर से काम नहीं चलेगा। इससे काम कहाँ से निकालना पड़ेगा अपने को, एरिया से। एपर्चर स्क्वायर कब काम आएगा, कि आपको कह दे कि अपने पास दो लेंस हैं, एक का एपर्चर डी है, एक का एपर्चर डी/2 है, बताओ इनके लिए बनने वाले इमेज की इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा। तो पूरे पूरे सर्कल है भाई। ये देखो ना, एरिया इंपॉर्टेंट था, मैंने फिर कहा कि एरिया को पाई डी स्क्वायर बाय 4 लिखा, और इसीलिए मैंने लिखा कि इंटेंसिटी एपर्चर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर वो एरिया ही मैं पाई डी स्क्वायर बाय 4 नहीं लिख सकता हूँ, तो मैं सीधा इंटेंसिटी को एपर्चर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं लिख सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, ध्यान रखना ये अपने आप में। कभी भी ऐसे बीच के पोर्शन को अगर
शेड कर दिया या ब्लैक कलर से पेंट कर दिया या ब्लैक पेपर उस पर चिपका दिया जाए, तो हमें रिमेनिंग ट्रांसपेरेंट पार्ट का एरिया निकालना होता है। ठीक है, अब पहले यहां तक लिखेंगे, फिर अपन सीखेंगे अब लेंस का फोकस। ठीक, नोट कीजिए। डेरिवेशन बताऊंगा, ध्यान से सुनना, बहुत काम का नहीं है बट सुनना, है ना। मतलब वो डेरिवेशन ना भी आए तो उससे अपने लेंस के सवाल नहीं रुकेंगे, बट कोई कभी अच्छा क्वेश्चन कभी आ गया ना बाई चांस, टफ क्वेश्चन, तो उसमें वो डेरिवेशन काम आएगा। इसलिए मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से, है ना। चलो, अब अपन डिराइव करने वाले हैं फोकल लेंथ, है ना, फोकल लेंथ। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं ये अपना लेंस है, ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है। लेंस का मीडियम कुछ म्यू लेंस है, बाहर इधर का मीडियम म्यू1 है, इधर का मीडियम म्यू2 है। दोनों साइड का मीडियम भी डिफरेंट है और लेंस का मीडियम कुछ डिफरेंट है। तो क्या होगा, है ना, ये जानते हैं पहले क्या होगा। तो ऐसा होगा कि यहां मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट रे यहाँ आई, ठीक है, इसका सेंटर कुछ इस तरफ होगा, तो लाइट रे हल्की सी इधर बेंड होगी। ठीक है, लाइट रे जो है हल्की सी नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और फिर इसके लिए कहीं इमेज बनेगी, है ना, एक बीच बीच की कहीं इमेज बनेगी, I1 मान लेते हैं उसको। फिर लाइट रे इस सरफेस पे आएगी और इधर जाएगी, और यहाँ बनेगी अपनी फाइनल इमेज। दो बार होगा रिफ्लेक्शन, एक बार सरफेस 1 से, एक बार सरफेस 2 से। दो रिफ्लेक्शन होंगे, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस और रिफ्लेक्शन फ्रॉम सेकेंड सरफेस। फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए I1 ऑब्जेक्ट है और I2 इमेज है। मैं इनकी डिस्टेंसेस में लिख दे रहा हूं। इसकी डिस्टेंस को मान लो मैं कुछ u मान रहा हूं, इसकी डिस्टेंस को मान लो मैं कुछ v1 मान रहा हूं, v1 मतलब इंटरमीडिएट इमेज है ये, और इसकी डिस्टेंस को मान लो मैं कुछ v2 लिख रहा हूं, है ना। ये डिस्टेंसेस ली कहां से जाती हैं, वैसे तो पोल से। कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन में कहां से लेते हैं, पोल से। यहाँ अपन ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं। ठीक है, पहले तो अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं दोनों साइड, है ना। फर्स्ट रिफ्लेक्शन क्या लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट रिफ्लेक्शन। फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए बेटा मैं फॉर्मूला लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर्मूला होता है म्यू2 बाय वी माइनस म्यू1 बाय यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। तो म्यू2 लिखेंगे म्यू एल बाय वी, इसके लिए इमेज है v1। मैं किसी भी ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस को साइन के साथ नहीं लिख रहा, क्वेश्चन में उसको साइन के साथ लिखेंगे। मैं उसको vu लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन में v पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रख देंगे, u निगेटिव होगा तो निगेटिव, है ना। मैं जनरल रिलेशन डिराइव कर रहा हूँ वेरिएबल्स की टर्म में, तो मुझे उनका साइन पता ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे u और v1 निगेटिव, बट मैं वो निगेटिव पॉजिटिव का साइन नहीं रख रहा, क्योंकि हो सकता है कल को ऑब्जेक्ट आगे रखा, तो अपन फॉर्मूले में उस चीज को कंसीडर नहीं कर रहे, फॉर्मूले में तो अपन वेरिएबल की टर्म में। तो म्यू2 बाय वी माइनस म्यू1 पहले साइड का मीडियम बाय यू, यू कितना है, u इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर। आर कितना लेंगे, R1 के बराबर। ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए मैंने लिख दिया, है ना। अब देखना सेकंड रिफ्लेक्शन। फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए ये अपना फर्स्ट पोल है और ये अपना सेकंड पोल है और ये अपना ऑप्टिकल सेंटर। सेकंड रिफ्लेक्शन, अब बेटा एक चीज बहुत ध्यान से देखना, ये जो मैंने O और V1 ये मैंने लिखा था P1 से, ध्यान से सुनना, ये बात अप्रोक्सीमेशन है P1 से। और अब जो मुझे ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस लिखनी है वो लिखनी है P2 से। तो ऑब्वियस सी बात है उसमें लेंस की थिकनेस ऐड करनी चाहिए, है ना। अगर मैं इससे कहूं कि P1 से इस पॉइंट की डिस्टेंस V1 है, तो P2 से उसकी डिस्टेंस होगी V1 प्लस T एक्चुअल में तो। लेकिन अपन कैसा लेंस स्टडी कर रहे हैं, थिन लेंस। दिस इज थिन लेंस अप्रोक्सीमेशन। तो अगर अपन थिन लेंस स्टडी कर रहे हैं तो थिकनेस इज नेग्लिजिबल, थिकनेस की बात नहीं होगी। तो अपन मान लेंगे कि जितनी डिस्टेंस P1 से है उतनी ही डिस्टेंस P2 से है। थिन लेंस मतलब थिकनेस ऑलमोस्ट कितनी है, 0, है ना। तो
मैं सेकेंड लेंस के लिए लिख रहा हूँ वापस फॉर्मूला। इसके लिए ये है इंसिडेंट लाइट और ये है रिफ्लेक्टेड लाइट। इंसिडेंट लाइट म्यू एल में आ रही है, रिफ्लेक्टेड लाइट म्यू टू में जा रही है। तो म्यू टू बाय वी, इसकी इमेज V2 पे बन रही है, माइनस म्यू वन, इसके लिए इंसिडेंट मीडियम है म्यू लेंस का, अपॉन इसके लिए ऑब्जेक्ट, इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है I1, I1 कितने पे है V1। ये क्या लिखते थे म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, ये इमेज डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ठीक है भैया, ये लिख दिया मैंने। ये क्या लिखा है मैंने, फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए और सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए अपना कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन है ना। अब आप अगर ध्यान से देखो, अगर मैं बेटा इन दोनों को ऐड करूं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को, तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगी। वो कौन सी टर्म होगी, ये म्यू एल अपॉन वी वन और ये म्यू एल अपॉन वी वन। अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया जाए तो ये यहाँ प्लस है, ये यहाँ माइनस है, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, है ना। ये कैंसिल देखो तभी हो पाई जब मैंने थिन लेंस लिया, थिन लेंस नहीं लेता तो ये V1 होता और ये V1 प्लस एल टी होता, तो कैंसिल नहीं होता। ठीक है, बट अपन इसको कैंसिल करेंगे क्योंकि अपन थिन लेंस पढ़ रहे हैं। ठीक, तो थिन लेंस के लिए थिन लेंस लिखिए दिया, 1 + 2 कर रहा हूँ। तो 1 + 2 करने पे जो आंसर आया अपने पास यहाँ से, या यहाँ से बेटा म्यू टू अपॉन V2, म्यू टू अपॉन V2 माइनस म्यू वन अपॉन यू। अच्छा, इसको V2 मत लिखो, इसको V ही लिखो, इमेज डिस्टेंस। V2 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, बट V लिखो, इसको अपन V1 लिख लिया ना, इसको V लिख लेते हैं, है ना। तो म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू, दोनों को ऐड किया, इज इक्वल टू, इधर क्या बन रहा है अपना, म्यू टू माइनस म्यू एल अपॉन R2, और ये प्लस, ये है बेटा म्यू एल माइनस म्यू वन अपॉन R1। तो इससे भी एक काम करते हैं, एक माइनस कॉमन ले लेते हैं, या ऐसे लिख दो, अभी चलो कोई दिक्कत नहीं, म्यू एल माइनस म्यू वन अपॉन R, है ना। ये आया इनको ऐड करके अभी, है ना। इससे मैं अगर किसी एक में माइनस का साइन लगा दूं तो अपना काम हो जाएगा। तो इसको मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूं, कि रीअरेंज करके लिखूंगा तो म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू, ध्यान से देखिएगा, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू। अब मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू वन अपॉन आर वन, सेकेंड वाली टर्म, और फर्स्ट वाली टर्म से मैं एक माइनस बाहर कॉमन ले रहा हूं ताकि वो भी उसी ऑर्डर में आ जाए, माइनस ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, म्यू एल माइनस म्यू टू अपॉन आर टू। कुछ भी नहीं किया है बेटा, फर्स्ट टर्म से मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया। क्यों ऐसा लिखा, ताकि वो एक ही ऑर्डर में दिखे, कि म्यू एल माइनस म्यू वन अपॉन आर वन माइनस म्यू एल माइनस म्यू टू अपॉन आर टू, सिर्फ इसलिए कॉमन लिया है। आई थिंक यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये अपना एक फॉर्मूला है जो अभी तक आया है, ये अभी तक अपन लेके आए हैं। ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, पहला तो पैरेक्सियल रे के लिए, ये याद नहीं रखना है, ठीक है, ये काम भी नहीं आता है पैरेक्सियल रे के लिए। दूसरा थिन लेंस के लिए, है ना। और इसमें लेंस के एक साइड का मीडियम म्यू वन है और एक साइड का मीडियम म्यू टू है, मतलब डिफरेंट मीडियम्स ऑन बोथ साइड ऑफ लेंस, डिफरेंट मीडियम्स ऑन बोथ साइड ऑफ लेंस। कोई याद रखना चाहे तो रख सकता है, क्योंकि कभी अगर इस बेस्ड पे क्वेश्चन आ गया कि एक लेंस है जिसके दोनों साइड के मीडियम डिफरेंट हैं, तो बताओ ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का रिलेशन क्या है, तो ये है म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू लेंस माइनस म्यू वन अपॉन आर वन माइनस म्यू लेंस अपॉन माइनस म्यू टू अपॉन आर टू। ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब लेंस के दोनों साइड का मीडियम डिफरेंट होगा, वरना अपन यूज नहीं करेंगे, है ना। इसके क्वेश्चन आपको नहीं के बराबर मिलेंगे, एक आध कभी एडवांस वगैरह में पूछ लेते हैं तो पूछ लेते हैं, मेंस में तो नहीं पूछते हैं। अब अपने कोर्स में क्या है, बेटा दे दूंगा, लेक्चर के बीच में अचानक से ये बात मत पूछो, लेक्चर के बाद अपन बात कर लेंगे, ठीक है। ठीक, तो अब म्यू टू बाई वी माइनस
म्यू वन बाई यू के अकॉर्डिंग अपन ने ये रिलेशन लिख लिया। अब अपने कोर्स में क्या है जिसको अपन स्टडी करते हैं, जो पूछा जाता है, इफ म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू, मतलब लेंस के दोनों साइड के मीडियम एक जैसे, मतलब जैसा लेफ्ट का मीडियम वैसा ही राइट का मीडियम, इसको मैं म्यू एस लिख देता हूं, है ना। सेम मीडियम ऑन बोथ साइड, सेम मीडियम ऑन बोथ साइड, उसको मैं म्यू एस मान लेता हूँ। म्यू एस मतलब म्यू सराउंडिंग, है ना। तो इस इक्वेशन को मैं वापस ऐसा लिखूंगा, म्यू एस अपॉन वी माइनस म्यू एस अपॉन यू इज इक्वल टू, देखो ध्यान से वो क्या बनेगा, म्यू एल माइनस म्यू एस अपॉन आर वन माइनस म्यू एल माइनस म्यू एस अपॉन आर टू, है ना। अब आप लोग अगर ध्यान से देखिए तो यहां से म्यू एस कॉमन आएगा, ये बचेगा 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू, यहां से पूरा म्यू एल माइनस म्यू एस ही कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा 1 बाय आर वन माइनस 1 बाय आर टू। म्यू एस को इधर लाके डिवाइड कर दो, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू डिवाइड करोगे, ये बचेगा बेटा म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस म्यू एस अपॉन म्यू एस इज 1, 1 बाय आर वन माइनस 1 बाय, अगले पेज पे मैं इसको फिर से लिख रहा हूं, ये याद करना है, 1 बाय वी जो आपने यहां लिखा माइनस 1 बाय यू, सो ये यू है, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस 1, 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन, ये कहलाता है लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या कहलाता है, लेंस मेकर फॉर्मूला। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कहते हैं कि अगर मैं कहूं, मैंने आपको फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस के बारे में बताया था, तो फर्स्ट फोकस क्या होता है, फर्स्ट फोकस तो अपन ने ये सीखा था कि दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसके लिए इमेज कहां बनती है, इंफिनिटी पे। और सेकंड फोकस क्या होता है, इट इज द इमेज पॉइंट फॉर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, फॉर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, है ना। तो अगर मैं यहां से पूछूं, इसी केस में मैं कहूं आपसे कि इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, मतलब u टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो जो v होगा, v विल बी सेकंड फोकस, v विल बी सेकंड फोकस, और उसी को अपन लेंस में फोकल लेंथ कहते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन में u को इंफिनिटी रख दूं तो v टेंडिंग टू f आएगा, तो 1 बाय f बनेगा, 1 बाय f इज इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। बेटा कुछ भी याद रहे या ना रहे, ये फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए कि 1 बाय फोकल लेंथ इक्वल टू म्यू लेंस माइनस म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। ये फॉर्मूला कब कब लगाएंगे, एक तो थिन लेंसेज, ये तो आप जानते ही हो, थिन लेंस के लिए लगाएंगे, पैरेक्सियल रे के लिए लगाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट सेम मीडियम ऑन बोथ साइड, सेम मीडियम ऑन बोथ साइड, है ना। और एक्चुअली जो 1 बाय एफ होता है ना, इसको लेंस की पावर कहते हैं, पावर इक्वल टू 1 बाय, तो पावर इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। ये फॉर्मूले का डेरिवेशन था। डेरिवेशन ना भी आए तो मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि आपसे कहा जाएगा लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, तो 1 बाय एफ इज इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। मतलब लेंस की फोकल लेंथ किन चीजों पे डिपेंड करती है, लेंस के मीडियम पे, सराउंडिंग के मीडियम पे, और रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब इसको नोट करेंगे, लिखिए इसको।
ठीक, अब इस फॉर्मूले को यूज करना सीखते हैं। अच्छा सोच के देखो, अगर मैं उस ऊपर वाले फॉर्मूले में जो ऊपर वाली पूरी की पूरी टर्म लिखी हुई है उसको 1/f लिख दूंगा, है ना, ये जो पूरी टर्म आई है आपके पास, ये पूरी टर्म, ये देखो क्या आ गया, इसी को मैंने 1/f कहा, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/, जो आप लेंस फॉर्मूले के फॉर्म में जानते हो गॉस फॉर्म में, उसको बोलते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो अपन ने जो सीखा वो ये था कि 1 फोकल लेंथ को अपन ऐसा लिख लिया, अपन ने 1/f इज इक्वल टू म्यू लेंस, मैं बार बार लिख रहा हूँ ये फॉर्मूला, उसका कुछ रीजन है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 1/r1 माइनस 1/r2, और फिर इस 1/f की वैल्यू लिख दूं तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और इसके बीच का रिलेशन है। फोकल लेंथ दी हुई तो अच्छी बात है, नहीं दी हो तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, मान लो बेटा एक बाय कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी रेडियस मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, और म्यू इज इक्वल टू 3/2 है, और बाहर का मीडियम एयर है, अंदर का मीडियम ग्लास है, बाहर का मीडियम एयर है। इसके अंदर जो फॉर्मूले में R1 R2 होते हैं ना, ये मैं लिख रहा हूं, देखो क्या होता है। R1 सरफेस on which we take first incidence, जिस पे पहला इंसिडेंस लेते हैं उसको R1 बोलते हैं, और ऑब्वियसली बात है R2 क्या है, सरफेस फ्रॉम विच लाइट कम्स आउट, सरफेस फ्रॉम विच लाइट कम्स आउट, मतलब जिसपे लाइट इंसिडेंट होती है उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को R1 बोलते हैं, और जिधर से लाइट बाहर जाती है उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को R2 बोलते हैं। R1 R2 को उसके साइन के साथ लिखेंगे। जैसे ध्यान से देखना, मैं इसी एग्जांपल में बता रहा हूँ। मान लो ऑब्जेक्ट इधर है ना, तो लाइट इस तरफ से इस तरफ आएगी, मतलब बेटा ये सरफेस R1 है और ये सरफेस R2। R1 ऐसा है तो R1 का सेंटर इधर आएगा और R2 का सेंटर इधर आएगा। ठीक है, तो मैं इसकी फोकल लेंथ निकाल रहा हूँ, तो 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू म्यू लेंस 3/2 म्यू सराउंडिंग 1 माइनस 1, म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस 1, 1 अपॉन R1। अब ध्यान से देखो, मैंने साइन कन्वेंशन दिखाया था कि इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन ये रही, मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन। इसका मतलब देखो ध्यान से बेटा, R1 के लिए जो सेंटर है ये इधर है, इसका मतलब R1 पॉजिटिव है, तो R1 की वैल्यू कितनी है 20, तो ये आ गया 1/20 माइनस R2। ध्यान से देखो, ये सेकेंड सरफेस, इसका सेंटर इधर, तो R2 नेगेटिव है, ये इंपॉर्टेंट है। R1 पॉजिटिव है क्योंकि उसका सेंटर आगे की तरफ है, वो कॉन्वेक्स सरफेस है, उसका सेंटर आगे की तरफ है, तो वो पॉजिटिव साइड में है। R2 सरफेस का सेंटर नेगेटिव साइड में। सॉल्व कितना आया, 3/2 माइनस 1, 1/2, 1/20 प्लस 1/10, है ना, ये आ गया 1/20, 1/20 प्लस 2/20, 3/20 हो गया, सॉरी 3/20 बनाइए, 1/2 इंटू 3/20, 3/40, 3/40, तो फोकल लेंथ यहाँ से आ गई बेटा प्लस 40/3 सेंटीमीटर, कितनी आ गई, प्लस 40/3 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूले से म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस 1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। R1 क्या होता है, जिसपे फर्स्ट इंसिडेंस मानते हैं, R2 क्या होता है, जिसपे सेकेंड इंसिडेंस मानते हैं। ठीक है, सेकेंड इंसिडेंस मतलब जिससे लाइट रे बाहर आती। अब देखना एक क्वेश्चन और करवा लूं इसी का, इक्विकॉन्वेक्स बायकॉन्वेक्स लेंस। इससे एक भ्रम खत्म होगा आपके दिमाग से। इसको अपन 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं बेटा, इसको अपन 15 सेंटीमीटर मान लेते हैं, है ना, अंदर का मीडियम 3/2, बाहर का मीडियम 1, सेम लेंस यहाँ भी है,
सेम लेंस दोनों साइड है, अंदर का मीडियम 3/2, 1 और 1 है ना। पहले केस में अपन इंसिडेंस इधर से इधर मान रहे हैं, दूसरे केस में अपन इंसिडेंस इधर से इधर मान रहे हैं। यहाँ पे ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये डायरेक्शन निगेटिव, यहाँ पे ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये डायरेक्शन निगेटिव, यहाँ पे ये सरफेस R1, ये सरफेस R2, यहाँ पे ये सरफेस R1, ये सरफेस R2। जो मैंने बेसिक कन्वेंशन बताई है उसके अकॉर्डिंग क्या बताया है मैंने, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं और जिसपे पहला इंसिडेंस होता है उसको R1 और दूसरे वाले को R2 मानते हैं। अब मैं दोनों केस में फोकल लेंथ कैलकुलेट करता हूँ। 1/f म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग -1, कोई दिक्कत ही नहीं है। R1 का सेंटर आगे है पॉजिटिव साइड में, तो 1/10 माइनस 1/R2 निगेटिव है, माइनस 1/15। कितना बन गया ये, 3/2 माइनस 1 इज 1/2, दिस इज 1/10 प्लस 1/15, ये 3/30 प्लस 2/30, 5/30, 1/12 आ रहा है शायद, है ना, इतना ही आ रहा है। 3 और ऊपर 2/3 और ये 2, 5, 5/30, 1/6, 1/12, है ना। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। इधर देखते हैं, कैलकुलेशन सही कराना। 13 कैसे, 12 है बेटा वो, है ना। हाँ, इसमें देखते हैं 1/f इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग -1। R1 इस बार 15 वाला है और प्लस साइड में तो प्लस 15, माइनस R2 ये वाला है, इस तरफ इसका सेंटर -1/10। देखिए कितना बना, 3/2 माइनस 1, 1/2, 1/15 प्लस 1/10। सॉल्व करोगे सेम आएगा। इसका मतलब लेंस की फोकल लेंथ इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि आप किस तरफ से इंसिडेंस मान रहे हो। आप ये मत पूछो, ये मत कहना कि सर हमें कैसे पता चलेगा किस तरफ इंसिडेंस है। बेटा किसी भी तरफ इंसिडेंस यूज करोगे, एक्चुअली क्या होगा ना, R1 R2 भी चेंज हो जाएगा और उसके साथ साइन कन्वेंशन भी चेंज हो जाएगा, तो दोनों चेंज मिलके फोकल लेंथ सेम आती है। तो लेंस की फोकल लेंथ इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि आप किस तरफ से इंसिडेंस मान रहे हो, इस बात को दिमाग में बिठा लो। इन जनरल अपन इंसिडेंस लेफ्ट टू राइट ही मान लेते हैं, फर्स्ट वाला केस। आप राइट टू लेफ्ट मानोगे तो भी दिक्कत नहीं है। लेंस भाई आप लेंस को ऐसे पकड़ो या ऐसे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फोकल लेंथ सेम होती है। अगर मैं कह रहा हूँ कि 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला एक लेंस है, तो आप उसको एक तरफ से देखो या दूसरी तरफ से, उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर ही होगी, है ना। तो द फोकल लेंथ ऑफ लेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन, है ना। किस पे डिपेंड करता है, लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, लेंस के मीडियम पे, सराउंडिंग के मीडियम पे, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, नोट कीजिए इसको, यहां तक लिख लिया था, इसको जल्दी से नोट कीजिए। साइन कन्वेंशन के साथ R1 R2 का साइन रखेंगे। फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग -1, 1/R1 माइनस 1/R2। अगला क्वेश्चन मैं आपको ही दे रहा हूं, आपको ही उसका आंसर बताना है। ये है अगला क्वेश्चन, आपको ही बताना है। इस बार बाहर का मीडियम 2 है, कोई बहुत डेंसर मीडियम है, और अंदर का मीडियम 1.5 है। ये रेडियस 10 है, ये रेडियस 15 सेंटीमीटर है ना। फाइंड फोकल लेंथ, फाइंड फोकल लेंथ सबको बताना है और आंसर चैट बॉक्स में लिखना है। दोनों तरफ का मीडियम सेम है ना। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग -1, 1 अपॉन R1। इसी को इस तरफ से ही मानते हैं, जब तक कुछ ना कहा जाए लेफ्ट टू राइट मानना आसान रहता है। तो 1/10 माइनस 1/-15 है ना। तो ये कितना आ गया,
ये आ गया बेटा, एलसीएम लोगे तो ये 2 और ये 1.5 माइनस 2, ये आ गया 1/10 प्लस 1/15, ये आ जाएगा यहाँ से -1/4 इंटू ये बनेगा यहाँ से 1/6। फोकल लेंथ आ रही है -24 सेंटीमीटर। कितनी आ रही है? -24 सेंटीमीटर। अब एक चीज ध्यान से देखो, सेम लेंस 10, 15 और 1.5, 10, 15 और 1.5, इसको एयर में रखा था। देखो ध्यान से, सेम लेंस है। अगर लेंस की बात करें तो मीडियम 3/2 और एक रेडियस 10, एक रेडियस 15। देखो मीडियम 3/2 1.5, एक रेडियस 10, दूसरी रेडियस 15। सेम लेंस को एयर में रखा था तो फोकल लेंथ 12 आई थी, +12, और एक 2 वाले मीडियम में रख दिया तो फोकल लेंथ -24। फोकल लेंथ की वैल्यू तो चेंज हुई हुई, साइन भी चेंज हो गया। फोकल लेंथ पॉजिटिव होने का मतलब होता है लेंस कन्वर्जिंग है, और फोकल लेंथ नेगेटिव होने का मतलब होता है लेंस डाइवर्जिंग। देखो ध्यान से, दोनों केसेस में कॉन्वेक्स लेंस है, बाय कॉन्वेक्स लेंस है। तो इसलिए मैंने अभी तक कहीं नहीं बोला है कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है और कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग होता है, गलत है ऐसा कहना। इट डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग मीडियम। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग भी हो सकता है, डाइवर्जिंग भी हो सकता है। कॉन्केव लेंस कन्वर्जिंग भी हो सकता है, डाइवर्जिंग भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग मीडियम कैसा है ना? तो इसीलिए मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो मैं कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग के बारे में बात लिख रहा हूं कि अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव फोकल लेंथ का मतलब होता है कन्वर्जिंग लेंस। क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस। कई बार इसको सिंबल में आप देखोगे तो कुछ क्वेश्चंस में ऐसे लिख देते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, है ना, ऐसा। और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई है, नेगेटिव फोकल लेंथ, तो ये होता है डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस, कई जगहों पे आप इसका सिंबल देखोगे तो क्वेश्चन में आपको सिंपली ये सिंबल ऐसा दिखेगा, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस का सिंबल। बहुत जगहों पे क्या होता है, लेंस का डायग्राम ना बना के कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये डाइवर्जिंग लेंस है और ये यहाँ पे क्या था, कन्वर्जिंग लेंस। फिर जो लेंस फॉर्मूला है ना, देखो ध्यान से, तो जो फॉर्मूला था 1/f इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग -1, 1/r1 -1/r2। r1 r2 का साइन जो डिसाइड होता है ना, वो सरफेस के नेचर से होता है। तो कहते हैं बेटा कि इफ म्यू लेंस, अगर म्यू लेंस डेंसर है म्यू सराउंडिंग से, मतलब अगर लेंस डेंसर मीडियम है सराउंडिंग से, तब नॉर्मली ये फॉलो हो जाता है, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग एंड कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग। तब ये नॉर्मल ट्रेंड फॉलो होता है कि अगर म्यू लेंस म्यू सराउंडिंग से ज्यादा है तो कॉन्वेक्स लेंस बिहेव्स एज कन्वर्जिंग एंड कॉन्केव लेंस बिहेव्स एज डाइवर्जिंग। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स के केस में ये टर्म पॉजिटिव आ जाएगी, ये टर्म भी पॉजिटिव होगी, तो आंसर पॉजिटिव होगा। कॉन्केव के केस में ये टर्म निगेटिव आएगी और ये टर्म पॉजिटिव आएगी इस पहले वाले में, तो आंसर निगेटिव होगा, है ना। और इफ म्यू लेंस इज लेस देन म्यू सराउंडिंग, म्यू लेंस म्यू सराउंडिंग से कम हो, तो कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग हो सकता है और कॉन्केव लेंस कन्वर्जिंग हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, एक ही लेंस का नेचर चेंज हो सकता है मीडियम चेंज होने से। अब कोई पूछेगा सर अगर म्यू लेंस म्यू सराउंडिंग के इक्वल हो गया तो पहली बात तो वो उसकी 1/f 0 है, मतलब फोकल लेंथ इनफाइनाइट है। दूसरी बात बेटा वो लेंस ही नहीं है, क्योंकि जब मैंने लेंस की डेफिनेशन बताई थी तो ये बताया था कि म्यू लेंस और म्यू सराउंडिंग डिफरेंट होने चाहिए। और कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग कैसे देखते हैं, फोकल लेंथ के साइड से। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो लेंस कन्वर्जिंग है, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो लेंस डाइवर्जिंग है। ठीक है, लिखिए जल्दी से इसको। तो ये बेसिक नेचर सीख गया अपन कि कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग कैसे डिसाइड करते। एक मैं क्वेश्चन कॉनकेव वाला दे रहा हूँ। क्या है ना, आपकी मॉड्यूल में इसके प्रैक्टिस के बहुत क्वेश्चन नहीं है, तो मैं हाथ से लिख के आपको कुछ सिस्टम दूंगा एक सीट पे होमवर्क में 1-2 घंटे में, उन सब की फोकल लेंथ निकालनी है ना। तो इसकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, काफी काम आती है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में भी काम आती है।
ये मीडियम, ये रेडियस 20 सेंटीमीटर है, ये रेडियस 30 सेंटीमीटर है ना। ये मीडियम 1.5 है, बाहर का मीडियम 1 है। कुछ ना दिया हो तो बाहर का मीडियम 1 ही मान लेते हैं, है ना। इसके लिए अगर अपन को फोकल लेंथ निकालने को कहा जाए तो वापस इन जनरल इंसिडेंस इधर ही मानते हैं, है ना। तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। पहला इंसिडेंस इस पे माना है तो ये R1 है, ये R2 है। R1 का सेंटर इधर आएगा, R2 का सेंटर इधर आएगा, है ना। तो मैं फॉर्मूले में रख देता हूँ 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस 1, 1 अपॉन R1। देखो इस बार R1 निगेटिव है क्योंकि R1 का सेंटर लेफ्ट की तरफ है, तो -1/20 माइनस R2। R2 पॉजिटिव है क्योंकि R2 C2 इस तरफ है, 1/30, है ना। तो ये कितना आ गया 0.5 मतलब 1/2 इंटू -1/20 -1/30, एलसीएम आ गया यहाँ से 60, तो -3 -2। सो फोकल लेंथ इज ये 12 24 -24 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना आ गया -24। कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग। कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग। शेप वाइज देखो तो कॉन्केव लेंस है, और क्योंकि अपने से रेयर मीडियम में रखा हुआ है तो नेचर डाइवर्जिंग आना भी चाहिए था, और नेचर डाइवर्जिंग आया है। तो ये अपन डिफरेंट डिफरेंट केसेस में लेंस की फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक, तो आज की क्लास अपन यहीं फिनिश करते हैं। ठीक है, लिख लो इसको।